मैं डॉक्टर पूर्णिमा मिश्रा, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र, शासकीय जय योगानंदम छत्तीसगढ़ महाविद्यालय में पदस्थ हूँ। मेरे व्याख्यान का टॉपिक है परेटो की कल्याण कसौटी। यह टॉपिक एमए सेकंड सेमेस्टर पेपर माइक्रो इकोनॉमिक्स के 4th यूनिट से लिया गया है। हम सभी अर्थशास्त्र के विद्यार्थी हैं और हम जानते हैं कि एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के जनक हैं। एडम स्मिथ से लेकर मार्शल तक जितने भी प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हुए हैं, वे इस विचारधारा से पूर्णतः सहमत है कि यदि व्यक्तिगत संतुष्टि को अधिकतम किया जाए तो सामाजिक संतुष्टि भी अधिकतम होगी। प्रोफेसर पीगू ने सर्वप्रथम 1920 में अपनी पुस्तक इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर में संतुष्टि के स्थान पर कल्याण शब्द का प्रयोग किया। प्रोफेसर पीगू कल्याणवादी अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं और पीगू का कल्याणवादी अर्थशास्त्र मार्शल के गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण पर आधारित है। पीगू का यह मानना है कि आर्थिक कल्याण सामाजिक कल्याण का वह भाग है जिसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मुद्रा से संबंधित किया जा सकता है। इसके पश्चात इटालियन अर्थशास्त्री विल्फ्रेडो पैरेटो वे प्रथम अर्थशास्त्री थे जिन्होंने आर्थिक कल्याण के परिवर्तन को मापने का एक निश्चित मानदंड प्रस्तुत किया, जिसका नाम है परेटो की कल्याण कसौटी। इस मानदंड को आगे जाकर विभिन्न नामों से पुकारा गया। परेटो का सामाजिक अनुकूलतम, परेटो का सर्वसम्मत नियम, परेटो अनुकूलतम, सामान्य अनुकूलतम। प्रोफेसर पैरेटो ने अपने इस कल्याण की कसौटी की स्थापना करते समय या प्रतिपादन करते समय उन्होंने पीगू के कल्याणवादी अर्थशास्त्र की मान्यता को अस्वीकार किया, जिसमें प्रमुख है कि उपयोगिता का गणनावाचक मापन संभव नहीं है। उपयोगिता को संख्या में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता क्योंकि उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है। और दूसरा है कि उपयोगिता की अंतः व्यक्तिक तुलना संभव नहीं है। दो व्यक्तियों को कितनी उपयोगिता प्राप्त हो रही है इसकी तुलना नहीं की जा सकती। प्रोफेसर पैरेटो ने अपने कल्याण की कसौटी की स्थापना करने के लिए कुछ मान्यताएं स्थापित की। उस मान्यताओं के आधार पर उन्होंने अपने कल्याण की कसौटी का प्रतिपादन किया, जिसमें पहला है प्रत्येक उपभोक्ता अपने संतुष्टि को अधिकतम करना चाहता है। यानी एक उपभोक्ता उस बिंदु पर संतुलन की अवस्था में होगा जहां पे उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होगी। प्रत्येक उत्पादक उस बिंदु पर संतुष्टि की अवस्था में होगा जब वह अधिकतम लाभ उसे प्राप्त होता है, यानी वह अपने उत्पादन को जब अधिकतम करता है तो उसे अधिकतम लाभ की प्राप्ति हो सके। उपयोगिता का विचार क्रमवाचक है, यानी यदि उपभोक्ता के समक्ष जो वस्तुएं हैं वह उसे क्रम प्रदान कर सकता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। प्रत्येक उत्पादक फर्म का उत्पादन फलन उत्पादन की तकनीकी समय दी हुई है, यानी यह बार लिया गया है कि टेक्नोलॉजी और समय अवधि निश्चित है, यह दी हुई है। सभी वस्तुएं विभाज्य हैं। एक उपभोक्ता सभी वस्तुओं की थोड़ी थोड़ी मात्रा का उपभोग अवश्य करता है। अगली मान्यता है कि वस्तु के उत्पादन में सभी उत्पादन साधनों का प्रयोग किया जाता है। बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता है, साधन गतिशील हैं। इस मान्यताओं पर प्रोफेसर पैरेटो ने अपने इस कल्याण कसौटी का प्रतिपादन किया। आइए हम देखते हैं कि यह कसौटी क्या है। आर्थिक कल्याण की दृष्टि से एक परिवर्तन को वांछनीय या सुधारात्मक तभी कहा जा सकता है जबकि वह परिवर्तन बिना किसी को नुकसान हानि पहुंचाए कम से कम एक व्यक्ति की स्थिति को बेहतर बनाता है। अर्थात आर्थिक पुनर्संगठन ये उत्पादन के क्षेत्र में, उपभोग के क्षेत्र में, विनिमय के क्षेत्र में हो सकते हैं। यदि यह आर्थिक पुनर्संगठन होता है और उसके बाद जो परिवर्तन होता है, यह परिवर्तन वांछनीय तभी होगा जब वह किसी भी व्यक्ति को हानि नहीं पहुंचाता या किसी की भी उपयोगिता को कम नहीं करता, भले वह कुछ लोगों को लाभ पहुंचाए। परेटो की इस कल्याण की कसौटी में हम देखते हैं कि श्री परेटो ने दो प्रकार के परिवर्तनों पर विचार किया है। पहला,
वह आर्थिक पुनर्संगठन सामाजिक कल्याण के दृष्टिकोण से वांछनीय होगा जो समाज में बिना किसी भेदभाव किए सभी व्यक्तियों के लिए लाभदायक होता है। यानी वह आर्थिक पुनर्संगठन सामाजिक कल्याण के दृष्टिकोण से वांछनीय है जो समाज के प्रत्येक व्यक्ति को लाभ पहुंचाता है। दूसरा, वह आर्थिक पुनर्संगठन सामाजिक कल्याण के दृष्टिकोण से वांछनीय होगा जो कुछ लोगों को तो लाभ पहुंचाता है परंतु कुछ लोगों की स्थिति को स्थिर रखता है, उनकी स्थिति पहले के समान ज्यों की त्यों रहती है। इसका मतलब ये है कि बिना किसी को हानि पहुंचाए हुए यदि कुछ लोगों को लाभ होता है तो यह आर्थिक पुनर्संगठन सामाजिक कल्याण के दृष्टिकोण से वांछनीय होगा। दूसरा, वह आर्थिक पुनर्संगठन सामाजिक कल्याण के दृष्टिकोण से वांछनीय नहीं होगा पेरेटो के अनुसार जब वह समाज के कुछ लोगों के लिए लाभप्रद तथा अन्य व्यक्तियों के लिए हानिप्रद होता है। यानी आर्थिक पुनर्संगठन होने पर यदि जो परिवर्तन आते हैं समाज में उस परिवर्तन के द्वारा यदि कुछ लोगों को हानि पहुंचती है और कुछ लोगों को लाभप्रद होता है तो यह परिवर्तन पेरेटो के अनुसार सामाजिक कल्याण के दृष्टिकोण से वांछनीय नहीं होगा। पेरेटो की यह कल्याण की कसौटी जिसमें कल्याण की कसौटी अर्थात यानी वह परिवर्तन जो समाज में बिना किसी को हानि पहुंचाए कुछ लोगों को लाभ पहुंचाता है, इस कसौटी को सकारात्मक बनाता है। यानी यह कसौटी सकारात्मक कसौटी है, यह नैतिकता पर आधारित है और इस कसौटी में उपयोगिता के अंतर व्यक्तिगत तुलनाओं की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पेरेटो केवल उन्हीं परिवर्तनों को वांछनीय मानते हैं जिनके द्वारा समाज में किसी भी व्यक्ति को हानि नहीं पहुंचती परंतु कुछ लोगों को लाभ पहुंचता है। उदाहरण स्वरूप यदि कोई दो प्रदेश या दो देश आंतरिक अंतरराष्ट्रीय व्यापार करते हैं तो उसमें किसी को हानि नहीं पहुंचती, लाभ दोनों पक्षों को होता है। यदि दो प्रदेश या दो देश आपस में व्यापार करेंगे तो उन्हें किसी न किसी प्रकार का यदि लाभ पहुंचता है तभी वे आपस में व्यापार करते हैं। आइए आगे हम देखते हैं कि पेरेटो की कल्याण कसौटी को रेखा के रूप में हम किस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं। इसका रेखीय प्रस्तुतिकरण किस प्रकार होगा, तो इसके रेखीय प्रस्तुतिकरण की दो विधि हैं जिसमें पहला है प्रोफेसर सैमुअल्सन के उपयोगिता संभावना वक्र के द्वारा और दूसरी है एजवर्थ पाउले वॉक्स के द्वारा। सबसे पहले हम देखते हैं सैमुअल्सन्स यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व के द्वारा इस कसौटी की व्याख्या को। प्रस्तुत चित्र में प्रदर्शित है दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ए दूसरा व्यक्ति है बी। एक्स अक्ष पर ए व्यक्ति की क्रमवाचक उपयोगिता प्रदर्शित है और वाई अक्ष पर बी व्यक्ति की क्रमवाचक उपयोगिता प्रदर्शित है। एलएम जो है वह उपयोगिता संभावना वक्र है। उपयोगिता संभावना वक्र वस्तुओं के एक निश्चित समूह से दो व्यक्तियों द्वारा प्राप्त उपयोगिता के विभिन्न संयोगों का बिंदु पथ है। इसका अर्थ यह है कि यह जो एलएम है इसके जो विभिन्न बिंदु हैं यह ए और बी की उपयोगिता के संयोग को प्रदर्शित करते हैं और इस वक्र पे जितने भी बिंदु हैं ये समान उपयोगिता की मात्रा को बतलाते हैं। यानी इस वक्र पर प्रदर्शित जितने भी बिंदु हैं इसका संतुष्टि का स्तर समान है। आर्थिक पुनर्संगठन के पहले ये दोनों व्यक्ति इस चित्र के पी बिंदु पर स्थित हैं। आर्थिक पुनर्संगठन के पश्चात यह उपयोगिता संभावना वक्र एलएम पर पहुंचते हैं और इस एलएम पे डी ई जी एफ एच 5 बिंदु प्रदर्शित हैं। आर्थिक पुनर्संगठन के पश्चात यदि ये दोनों व्यक्ति पी से जी पर पहुंचते हैं
तो ए और बी दोनों की उपयोगिता बढ़ रही है। यदि ये दोनों व्यक्ति पी से एफ पर पहुंचते हैं तो ए की उपयोगिता बढ़ती है और बी की उपयोगिता स्थिर होती है। यदि ये दोनों व्यक्ति पी से ई पर पहुंचते हैं तो बी की उपयोगिता बढ़ती है और ए की उपयोगिता स्थिर रहती है। यदि ये दोनों व्यक्ति आर्थिक पुनर्संगठन के पश्चात पी से डी पर पहुंचते हैं तो ए की उपयोगिता कम हो रही है और बी की उपयोगिता बढ़ रही है। पी से यदि एच पर पहुंचते हैं तो बी की उपयोगिता कम होती है और ए की उपयोगिता बढ़ती है। इस प्रकार हम इस चित्र के द्वारा कह सकते हैं कि यदि आर्थिक पुनर्संगठन के पश्चात ए और बी व्यक्ति पी से जी, पी से एफ या पी से ई पर पहुंचते हैं तो यह परिवर्तन सामाजिक कल्याण के दृष्टिकोण से वांछनीय होगा। अर्थात आर्थिक पुनर्संगठन के पश्चात यदि ये दोनों व्यक्ति पी से जी, एफ, ई पर पहुंचते हैं या समकोण ई पी एफ के अंदर किसी भी बिंदु पर पहुंचते हैं तो यह परिवर्तन सामाजिक कल्याण के दृष्टिकोण से वांछनीय होगा, क्योंकि इस परिवर्तन में किसी को भी हानि नहीं पहुंच रही। इन दोनों व्यक्तियों में से किसी की भी उपयोगिता कम नहीं होती और एक को लाभ होता है। तो परेटो के अनुसार यह परिवर्तन सामाजिक कल्याण के दृष्टिकोण से वांछनीय है। इस चित्र में यदि P से आर्थिक पुनर्संगठन के पश्चात D या H पर पहुंचते हैं तो एक व्यक्ति की उपयोगिता कम होती है और दूसरे व्यक्ति की उपयोगिता बढ़ती है, यानी एक को हानि होती है और एक को लाभ होता है। तो इस आर्थिक पुनर्संगठन को सामाजिक कल्याण के लिए अवांछनीय माना जाएगा, क्योंकि इससे एक को हानि हो रही है और एक को लाभ पहुंच रहा है। आइए अब हम एजवर्थ बाउले बॉक्स के द्वारा परेटो की कल्याण कसौटी की हम व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत चित्र में दो व्यक्ति हैं ए और बी, जो कि एक्स और वाई नामक वस्तुओं का उपभोग कर रहे हैं। IC1A, IC2A, IC3A ए व्यक्ति से संबंधित उदासीनता वक्र हैं। हमें पता है उदासीनता वक्र वह वक्र होता है जिसमें प्रदर्शित विभिन्न बिंदु दो वस्तुओं से संबंधित उन संयोगों को व्यक्त करते हैं जिससे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। परंतु यदि हम एक वक्र से दूसरे वक्र की ओर ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो संतुष्टि का स्तर बढ़ता जाता है, यानी IC1A, IC2A और IC3A क्रमशः बढ़ते हुए संतुष्टि के स्तर को प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार IC1B, IC2B और IC3B भी उपभोक्ता के बढ़ते हुए संतुष्टि के स्तर को प्रदर्शित कर रहा है। इस चित्र में P, R और I तीन सामान्य अनुकूलतम बिंदु हैं। P, R और I सामान्य अनुकूलतम बिंदु हैं जिसे कॉन्टैक्ट कर्व CC के द्वारा जोड़ा गया है। अनुकूलतम बिंदु वो बिंदु होते हैं जिस पर दो व्यक्तियों के लिए दो वस्तुओं के बीच प्रतिस्थापन की सीमांत दर आपस में बराबर होती है। यानी इस चित्र में अनुकूलतम बिंदु जो हैं वो हैं P, R, I, जो कि यह बतला रहे हैं कि A और B व्यक्ति के लिए X और Y के बीच प्रतिस्थापन की सीमांत दर समान है। आर्थिक पुनर्संगठन के पहले ये दोनों व्यक्ति इस चित्र के बिंदु पर स्थित हैं और आर्थिक पुनर्संगठन के पश्चात ये अनुकूलतम बिंदु P, R या I पर पहुंचते हैं। आइए हम देखते हैं यदि
के से आर्थिक पुनर्संगठन के पश्चात ये दोनों व्यक्ति आई पर पहुंचते हैं, तो हम देखते हैं कि ए का संतुष्टि का स्तर बढ़ रहा है, परंतु बी का संतुष्टि का स्तर स्थिर है। यानी यह परिवर्तन सामाजिक कल्याण के दृष्टिकोण से वांछनीय होगा। यदि के से आर पर पहुंचते हैं तो बी का संतुष्टि का स्तर जो है वह स्थिर है और बी का संतुष्टि का स्तर बढ़ रहा है और ए का संतुष्टि का स्तर स्थिर है। यानी इन दोनों परिवर्तनों में एक को लाभ हो रहा है और दूसरे का संतुष्टि का स्तर स्थिर है, यानी किसी को भी हानि नहीं हो रही है। इस चित्र में हम कह सकते हैं कि यदि के से आर या आई तक का चलन हो, आर्थिक पुनर्संगठन के पश्चात ये दोनों व्यक्ति के से आर या आई पर पहुंचे या के से आर आई के बीच में पहुंचे, तो यह परिवर्तन सामाजिक कल्याण के दृष्टिकोण से वांछनीय होगा। के बिंदु से यदि पी बिंदु पर पहुंचते हैं तो हम ये देखते हैं कि बी के संतुष्टि के स्तर में वृद्धि हो रही है, परंतु ए का संतुष्टि का स्तर स्थिर है। एक की उपयोगिता बढ़ रही है और दूसरे की उपयोगिता कम हो रही है, यानी एक को हानि हो रही है और एक को लाभ हो रहा है। तो यह परिवर्तन सामाजिक कल्याण के दृष्टिकोण से वांछनीय नहीं होगा। अर्थात के बिंदु से यदि आर या आई पर पहुंचते हैं आर्थिक पुनर्संगठन के पश्चात या आर आई के बीच में पहुंचते हैं, तो यह परिवर्तन सामाजिक कल्याण के दृष्टिकोण से वांछनीय है। परंतु यदि के से पी पर पहुंचते हैं तो यह परिवर्तन सामाजिक कल्याण के दृष्टिकोण से अवांछनीय है। अर्थात परेटो के अनुसार वही परिवर्तन सामाजिक कल्याण के दृष्टिकोण से वांछनीय होगा जो कि बिना किसी को हानि पहुंचाए हुए कुछ को लाभ की स्थिति में पहुंचाता है। आइए हम देखते हैं कि परेटो की कल्याण की कसौटी में क्या क्या गुण हैं। तो हम कह सकते हैं कि क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण के आधार पर आर्थिक पुनर्संगठन के पश्चात समाज कल्याण में होने वाले परिवर्तनों को मापन हेतु यह एक श्रेष्ठ और वैज्ञानिक मापदंड है। यानी परेटो ने सबसे पहले एक निश्चित मानदंड प्रस्तुत किया और यह मानदंड श्रेष्ठ भी है और वैज्ञानिक भी है। दूसरा इस कसौटी का गुण है कि यह अंतर व्यक्तिक तुलनाओं से स्वतंत्र है। यानी उपयोगिता की अंतर व्यक्ति तुलनाएं इसमें नहीं है और अंतर व्यक्तिक तुलनाओं से यह पूर्णतः स्वतंत्र भी है। इस कसौटी में मूल्यगत निर्णय एक है और जिसका संबंध इस स्पष्ट परिवर्तन से है। स्पष्ट परिवर्तन का मतलब यह है कि बिना किसी को हानि पहुंचाए कुछ व्यक्तियों के कल्याण में वृद्धि होना, यानी यह कसौटी केवल इस स्पष्ट परिवर्तन से ही संबंधित है। गुणों के बाद आइए हम प्रकाश डालते हैं इसके दोषों पे। प्रोफेसर बोल्डिंग का यह मानना है कि यह कसौटी केवल सामाजिक चरों के उस परिवर्तन से संबंधित है जो कि सबको लाभ पहुंचाती है। इस कसौटी का संबंध संघर्ष से नहीं है। संघर्ष का मतलब यह है कि आर्थिक पुनर्संगठन के पश्चात यदि परिवर्तन में कुछ व्यक्ति को हानि होती है और कुछ व्यक्ति को लाभ होता है, जिसके बारे में यह कसौटी कुछ नहीं कहती। अगला दोष यह है कि इसकी व्यवहारिकता सीमित है। क्योंकि कोई भी योजना जब लागू होती है या कोई भी आर्थिक नीति जब लागू होती है तो उसका प्रभाव समाज में इस प्रकार पड़ता है कि कुछ वर्ग को लाभ पहुंचता है और कुछ वर्ग को हानि। यानी प्रत्येक आर्थिक नीति या योजनाएं समाज के विभिन्न वर्गों पर अलग अलग प्रभाव डालती है। अगला दोष यह है कि इस मानदंड के द्वारा अधिकतम सामाजिक कल्याण बिंदु का निश्चितता पूर्वक निर्धारण नहीं किया जा सकता कि यही बिंदु
अधिकतम सामाजिक कल्याण का बिंदु होगा। आय की असमानता की यह व्याख्या नहीं करती। इसका अर्थ यह है कि पर्यटकों की कल्याण की कसौटी आय वितरण की अनुकूलतम व्यवस्था की व्याख्या नहीं करती कि आय की असमानता की अनुकूलतम व्यवस्था क्या होनी चाहिए कि यह असमानता समाज में समाप्त हो। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि न्याय और औचित्य के दृष्टिकोण से आर्थिक कल्याण के परिवर्तनों को नापने की पर्यटकों की कल्याण कसौटी रूपी प्रथम जो कदम है वह स्वीकारनीय भी है और